एक पुलिस ऑफिसर घर से अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। जब पोस्टमार्टम किया तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, लेकिन ये एक वेल प्लान मर्डर था और इस बात का खुलासा 3 साल बाद हुआ। और जब उस कातिल का नाम और कत्ल करने की वजह निकल के सामने आई तो पूरी पुलिस फोर्स और सारा शहर सुन्न हो गया। तो ये बात है 25 अप्रैल महाराष्ट्र के चंद्रपुर सिटी की, जहां रोज़ाना की तरह एक 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंती भल्लव अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं। और इस दिन उनकी ड्यूटी डीसी कॉम्प्लेक्स में लगी हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी वाली जगह पहुंचने वाले थे तो अचानक उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होनी शुरू हो जाती है, मानो उनके सीने में अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही है। तो जैसे तैसे करके उन्होंने पानी पीकर अपने आप को संभाला और वो अपनी ड्यूटी की तरफ चल पड़े। तो जैसे ही वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे तो अचानक से वो चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। तो ये देख के आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उस कांस्टेबल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो लोगों ने जल्दी से उन्हें उठाया और चंद्रपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया। तो जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। और जब इस मौत के बारे में उनके घर वालों को पता चला तो मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। उन लोगों की मानो ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। जो आदमी घर से अच्छा भला निकलता है, अचानक से उसके रास्ते में चक्कर खा के गिर जाना और उसके बाद उसकी मौत की खबर उसके घर पे पहुंचना, ये सब सोच के वो काफ़ी रोते हैं और चिल्लाते हैं। उनके घर में एक बेटी और एक पत्नी थी जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसे देखकर सबका दिल बैठ गया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम करना ज़रूरी था। तो जैसे उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा तो पोस्टमार्टम में पता चला कि ये डेथ एक नॉर्मल डेथ थी और उसके बाद बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उनके घर वालों को सौंप दिया गया। तो उसके परिवार ने उसे आखिरी विदाई दी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जयंती, जो कि अपने परिवार को बहुत ही प्यार करता था और उसके परिवार वाले भी उसे काफ़ी प्यार करते थे। उसके परिवार में उसकी एक बेटी और उसकी एक पत्नी थी। उसकी पत्नी हाउसवाइफ थी और उसकी बेटी 19 साल की थी, जो कि अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसकी बेटी पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी। वो अपने पिता को काफ़ी प्यार करती थी। वो हर रोज़ अपना दिनचर्या अपने पिता को बताती। जयंती भी अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश पूरी करता। वो जो भी बोलती उसके लिए तुरंत ही वो चीज़ हाजिर करता और बाप बेटी का आपस में बहुत प्यार था। लेकिन जयंती की मौत के बाद वो माँ बेटी दोनों अकेली रह जाती हैं और उनके परिवार के लिए कोई सहारा भी नहीं होता। उन्हें गुजारा करने के लिए पैसे भी चाहिए थे और उनके पास कोई कमाई का साधन भी नहीं होता। तो रूल्स के अकॉर्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट ने आर्या को कंपैशनेट ग्राउंड में नौकरी दिलवाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है उनके मन में एक उम्मीद जागती है कि हाँ, उन्हें अब पैसों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और उसी साल आर्या की शादी एक पुलिस कांस्टेबल से हो जाती है जिसका नाम आशीष था। वो पुलिस वाला भी अपने पिता की जगह पर ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि उसके पिता की मौत हो जाती है और उसके पिता की जगह उसके बेटे को नौकरी दे दी जाती है। दूसरी तरफ आर्या का अपने पिता की जगह जॉब को लेकर पेपर वर्क शुरू हो चुका था। ये शादी आर्या की जिंदगी की नई शुरुआत थी और वो शादी से खुश भी थी। लेकिन 3 साल बाद ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेके आने वाली थी जो कि सबकी सोच से बिल्कुल परे थी। और 3 साल बाद आशीष पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक ऐसा खुलासा करता है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो बताता है कि जयंती भल्लव की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड मर्डर था। और जब वो कातिल का नाम लेता है तो उस कातिल के बारे में जानकर सभी पुलिस वाले हैरान हो गए। तो ये बात है 3 साल पहले की, जब जयंती आखिरी बार अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा होता है। वो रोज़ाना की तरह उठा, नहाया धोया और पूजा पाठ करने के लिए बैठ गया। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जो कि घर का काम कर रही थी, घर का काम करने के बाद उसने अपनी बेटी को उठाया और वो दोनों जाके किचन में काम करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी पाठ पूजा करने के बाद जयंती आता है और उसकी पत्नी उसे खाना ला के दे देती है। और खाना खाने के बाद उसकी बेटी उसके लिए मिल्क शेक लेके आती है। वो उसे मिल्क शेक देती है और वो मिल्क शेक पीने के बाद ड्यूटी के लिए निकल जाता है। और ड्यूटी पे जाने से पहले उसकी बीवी उसके लिए खाना पैक करती है और उसे खाना देती है। तो वो खाना लेके ड्यूटी की तरफ निकल जाता है। लेकिन जयंती को क्या पता था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। और जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचने वाला था तो वो अचानक से चक्कर खा के ज़मीन पे गिर जाता है। और जब वो चक्कर खा के नीचे गिरता है तो आसपास के लोग सभी उसके पास आ जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो उठा नहीं तो लोगों ने उसे उठाया और उसे एक पास वाले हॉस्पिटल में लेके चले गए। लेकिन कभी कभी कहानियाँ उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें दिखाई जाती हैं। तो जब वो उसे हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने चेकअप किया और उन्हें पता चलता है कि जयंती की मौत हो गई है। तो सभी को लगता है कि उसकी ये मौत एक हादसा थी और ये एक ऐसा हादसा था जिसमें किसी पर सवाल उठाना बनता ही नहीं था। तो जब इस मौत के बारे में घर वालों को बताया गया तो उसके घर वालों ने उसकी बॉडी ली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और अब बात आती है 3 साल बाद की, जब आशीष पुलिस स्टेशन पहुंचा था। वो बताता है कि 3 साल पहले जयंती जी ने उस दिन जो मिल्क शेक पिया था वो कोई आम मिल्क शेक नहीं था, बल्कि उसमें एक जहर मिलाया हुआ था। और सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि उस मिल्क शेक में जहर मिलाया किसने था,
क्योंकि उसके घर में उसकी एक पत्नी और बीवी ही थी और वो दोनों जयंती जी से बहुत प्यार करती थी और जयंती भी अपनी पत्नी और बेटी की हर इच्छा पूरी करता था। तो आशीष बताता है कि उसके मिल्क शेक में जहर उनकी बेटी ने ही मिलाया था। उसकी वही बेटी जिसे जयंती बेहद प्यार करता था और जिसकी वो हर एक इच्छा पूरी करता था। बचपन से लेके आज तक जयंती ने हर इच्छा अपनी बेटी की पूरी की और उसने जो चीज़ मांगी वो उसे ला कर दी। वही बेटी जिसको उसने कभी पैसे की तंगी भी महसूस नहीं होने दी, वही बेटी जो अपने पिता की मौत पर फूट फूट के रोई थी और वही बेटी जो अपने पिता को हर रोज़ खाना बना के देती। आखिर क्यों उसने आज अपने पिता को जहर दे दिया था? जिस पिता को लगता था कि उसकी बेटी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसी बेटी ने अपने पिता को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। सच कभी भी अचानक सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। और जब ये सच सबके सामने आया तो आर्या पे काफ़ी उंगलियां उठीं और काफ़ी सवाल उठे लोगों के मन में कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया, आखिर क्या मजबूरी रही कि उसने अपने पिता को जहर दे दिया। तो अब बात करते हैं इसके पीछे के कारण की कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अपनी बेटी ने अपने पिता को जहर दे दिया। तो जब जयंती जी ड्यूटी से वापस घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी के बिहेवियर में कुछ चेंज आता है। उसके बातचीत करने का अंदाज, उसके बिहेवियर, उसके तौर तरीके, इन सब चीज़ों में जयंती जी ने कुछ बदलाव नोटिस किया। वो हर टाइम अपने फ़ोन पे लगी रहती और ये बातें जयंती को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती हैं। वो सोचता है कि मेरी बेटी अच्छी भले थी कि उसे ऐसा क्या हो गया है कि वो मेरे से अच्छी तरह बात भी नहीं करती, वो हर समय अपने फ़ोन पे बैठी रहती है। तो ये बात जानने के लिए उसने अपनी बेटी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या होता है कि जयंती देखता है कि उसकी बेटी बाहर एक लड़के को मिलने जाती है। तो वो सोचता है कि मेरे प्यार में आखिर ऐसी क्या कमी थी जो ये बाहर किसी लड़के को मिल रही है। तो ये बात जयंती को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती है। तो एक दिन वो अपनी बेटी को समझाता है, वो उसे बोलता है कि वो उस लड़के से मिलना बंद कर दे, क्योंकि वो पुलिस वाले के साथ साथ एक बाप भी था और वो सोचता था कि कहीं उसकी बेटी किसी गलत हाथों में ना चली जाए। तो जब वो अपनी बेटी को समझाता तो उसकी बेटी उसकी बातों को इग्नोर कर देती और जब उसकी बातों को आर्या ने इग्नोर करना शुरू किया तो उसके पिता ने उसके ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। तो उसने उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया ताकि वो उस लड़के से ना मिल सके और उसका फ़ोन चलाना भी कम कर दिया ताकि वो उससे फ़ोन पे बातें ना कर सके। आर्या जो कि शुरू से ही ज़िद्दी थी, वो गुस्सैल थी, उसके हर एक डिमांड को पूरा किया जाता था और जब आर्या को पहली बार किसी चीज़ के लिए रोका गया, उस पर पाबंदी लगाई तो ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसके मन में अजीब सा गुस्सा भरना शुरू हो गया और उसके अपने पिता के खिलाफ नफरत पैदा होनी शुरू हो गई। तो जैसे लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं और वही चीज़ सेम आर्या के साथ हुई। वो ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती, वो उसे बताती कि कैसे मेरा पिता मेरे पे रोक टोक कर रहा है, वो उसे बाहर नहीं आने जाने देता और ना ही वो उसे ज़्यादा फ़ोन चलाने देता है। और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वो लड़का आशीष ही था, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसे अपने पिता की जगह पर नौकरी मिली हुई थी। और आर्या की ये सारी बातें सुन के आशीष ने आर्या को अपने पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। एक तो उसके मन में पहले से ही अपने पिता के खिलाफ गुस्सा था क्योंकि वो उसे आने जाने से रोकता था, उस पर काफ़ी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ आशीष ने भी आर्या के मन में उसके पिता के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे करके आर्या के मन में इतना ज़्यादा जहर भर गया कि उसने सोचा जो मेरे प्यार का दुश्मन बन रहा है, जो मुझे मेरे प्यार से मिलने नहीं दे रहा है, कि क्यों ना उसे हम रास्ते से साफ कर दें। तो आर्या ने आशीष के साथ मिलकर अपने पिता को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और आर्या ने आशीष को एक ऐसा जहर अरेंज करने के लिए बोला जो कि बॉडी में जाके एक नेचुरल इल क्रिएट करे और अगर पोस्टमार्टम भी हो तो पोस्टमार्टम में यही लगे कि तबीयत बिगड़ने की वजह से इनकी मौत हुई है। तो आशीष ने अपने कज़न को फ़ोन लगाया जो कि महज 13-14 साल का था। वो भद्रावती में रहता था। उसकी उम्र भले ही 13-14 साल की थी लेकिन उसका उठना बैठना गलत संगत में था और आशीष ने अपने कज़न को ये सारी बात बताई और उसके कज़न ने आशीष की मुलाकात एक मोंटी नाम के लड़के से करवाई जो कि उसी के साथ रहता था। तो आशीष ने मोंटी को 5,000 रुपये दिए और उसे एक जहर अरेंज करके दिया। लेकिन आर्या ने सिर्फ इस पाबंदियों की वजह से ही अपने पिता को नहीं मारा था, इसके पीछे एक और वजह थी जो कि धीरे धीरे करके आर्या के दिल में जगह बना रही थी और वह वजह कुछ और नहीं बल्कि अपने पिता की जगह पे मिलने वाली कंपैशनेट ग्राउंड की जॉब थी। एक ऐसी नौकरी जो कि टूट चुके परिवार का सहारा बनती है और ये नौकरी उसे तभी मिल सकती थी जब उसके पिता की मौत हो और इसलिए उसने अपने पिता को मारने का सोचा ताकि वो ये जॉब कर सके। और ये सारी बातें उसके मन में तब से शुरू हो गई थी जब वो आशीष से मिली थी, क्योंकि आशीष को भी अपने पिता की जगह पर नौकरी मिली हुई थी। तो उसने एक तीर से दो शिकार करने का सोचा। एक तो जो उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी वो सारी भी हट जाएंगी और दूसरी तरफ उसे अपने पिता की नौकरी भी मिल जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकती थी। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब ये सारा खेल अच्छे से हो गया था, उसने अपने पिता को मार भी दिया था और उसे नौकरी भी मिल गई थी, तो आखिर क्या वजह थी कि आशीष ने खुद ही आकर ये सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी। तो बात है जयंती की मौत के बाद जब आर्या आशीष के साथ शादी कर लेती है। आर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया हुआ था
और उसने दिखावे के लिए अपने नाम के बीच अपने पिता का नाम भी लगाया हुआ था ताकि लोगों को लगे कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। और उसके बाद जब उनकी शादी होती है, उनका जीवन काफ़ी सही चल रहा होता है, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बेशर्मों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करती जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो नई नई जगह ट्रैवल करती और वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाती और उसके बाद वो हर वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करती और ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड करती। वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही नहीं बल्कि वो अपने पति के साथ भी रोमांटिक रील्स बनाती और अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करती। और दोनों हस्बैंड वाइफ को देखकर उन दोनों की फितरत का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। आर्या के हाव भाव, उसके बेफिक्री अंदाज और उसका बोल्ड एटीट्यूड देख के कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो इतना बड़ा जुर्म करके घूम रही है। तो उन दोनों का रिलेशन काफ़ी सही चल रहा होता है, दोनों अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इन लड़ाइयों के दौरान वो दोनों एक दूसरे की पुरानी बातें उछालते और वो दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते। और इसी दौरान आर्या की पुलिस ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और दूसरी तरफ आशीष को प्रोबेशन पीरियड के दौरान इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और इसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होनी अक्सर शुरू हो गई थी। एक तो आशीष को नौकरी से निकालने की फ्रस्ट्रेशन थी और दूसरी तरफ आर्या का बदलता हुआ स्वभाव भी उससे काफ़ी बुरा लग रहा था और आर्या की ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी। तो आशीष को लगा कि ये ट्रेनिंग में ही मेरे साथ इतना बुरा पेश आती है तो ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इसके तेवर और भी ज़्यादा बदल जाएंगे। और आशीष को महसूस हुआ कि जैसे आर्या को अब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि उसने उसका उस पाप में भी साथ दिया जो उसे करना नहीं चाहिए था। तो एक दिन झगड़े के दौरान आर्या ने आशीष को कुछ ऐसी बातें बोली जिन्होंने सीधा उसके दिल पे वार किया और उस दिन आशीष को लगा कि आर्या की ज़िंदगी में मेरी अब कोई अहमियत नहीं रह गई और अब ये बात एक टूटता हुआ रिश्ता नहीं बल्कि एक बदला बन चुकी थी। तो आशीष ने सोचा कि अगर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो मैं इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करके रहूँगा। वो सोचता है कि आर्या को जो नौकरी मिली है वो भी मेरी वजह से ही मिली है। तो आशीष ने उस दिन ये फैसला लिया कि वो ये सारा राज पुलिस के सामने जाके खोल देगा और वो थाने में जाके सब कुछ कबूल कर लेता है। हालांकि उसे पता था कि इस चीज़ से उसे खुद को भी नुकसान होगा, लेकिन उस समय वो अपना नुकसान नहीं देख रहा था, वो बस उसे बर्बाद करने की सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मैं बस आर्या को बर्बाद कर दूं और जैसे मैंने अपनी नौकरी खोई है मैं आर्या को भी उसकी नौकरी से निकलवा दूं। और वो पुलिस को ये सारी सच्चाई जाके बता देता है। आर्या की पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 3 दिन बाद ही पुलिस आर्या, आशीष और उसके कज़न और मोंटी जिसने वो जहर सप्लाई किया था उन सबको जाके अरेस्ट कर लेती है और उसे मर्डर केस मानकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। तो कैसे पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पॉइजन डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर उनके विसर्जन सैंपल कलेक्ट करके उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता तो जहर ट्रेस होने की पूरी संभावना थी। ओनली फ्यू केसेस में पॉइजन विसरा नहीं डिटेक्ट होते और इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है, जैसे डिकम्पोजिशन, सैंपल भेजने में देरी और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन इस केस में इन तीनों में कोई भी फैक्टर नहीं था। ये महज एक पुलिस की लापरवाही की वजह से 3 साल तक ये केस हादसा बन के रहा हुआ था। और अगर आशीष खुद सामने से आकर ये सच्चाई कबूल ना करता तो वो बेझिझक होकर अभी तक आराम से घूम रहे होते। तो इस केस से पता चलता है कि कैसे इंसानी चेहरे के पीछे छुपी हुई फितरत किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करती। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या फिर किस्सा है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग इस तरह की खौफनाक घटनाओं से अवेयर हो सके। धन्यवाद।